तो 2 जून की रोटी गरीब आदमी को मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कोई पक्के मकान में रह सके ये गरीब आदमी सोच नहीं सकता था। आज 4 करोड़ मकान बन रहे हैं। उस गरीब आदमी से पूछे जो कभी सोच भी नहीं सकता था, हर बरसात में चिंतित रहता था कि मेरे सर पर पानी गिरेगा, बरसाती लाता था, रात भर मैं मजदूर बस्ती में रहता हूँ, रात भर लोग बरसात में ऐसे बरसाती ओढ़कर बैठे रहते थे। आज वो पक्के मकान में रहते हैं। ये अच्छे दिन नहीं है क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैंने कहा कि पर कैपिटा इनकम 86,000 थी, आज 1,82,000 हो। ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है हमारी, तो अच्छे दिन नहीं तो क्या है? अगर दुनिया से कंपेयर करेंगे आप तो भारत के सर्वश्रेष्ठ अच्छे दिन है भारतीयों। आप पड़ोसी राज्यों की हालत देखिए, श्रीलंका की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए, चाइना की हालत देखिए, रशिया की हालत देखिए, यूरोप के सारे देशों की हालत देखिए, क्या हालत है? वहाँ की भी हालत खराब है। मैंने पहले ही बताया आपको कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है और वो भारत की तरफ देख रहा है। आज उसकी जीडीपी कितनी है? 2, भारत की कितनी? 7। इसको आप अच्छे दिन नहीं मानेंगे? मतलब थोड़ा सा चश्मा आप ठीक करिए। अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है तो जो प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया था कि हम 15 लाख हर एक नागरिक को देंगे, देशवासियों को 15 लाख मिलेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है और इसलिए मैं उसके ऊपर कोई अब रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपने किसानों राहुल गांधी जो है वो देश विदेशों में बार बार केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और जो पार्टी की सीमाएं हैं वहाँ पे चीन ने कब्जा किया। और दूसरी बात, केंद्र सरकार काला धन वापस लाने में कामयाब नहीं रही, तो बीजेपी राहुल गांधी के जो आरोप है उनको खारिज क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि पहले हम भारतीय हैं। मैं सेंट्रल हॉल का भाषण आपको फिर से सुनाना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने कहा था दल बाद में है, पहले देश है, पहले देश फिर दल। ये हम सिर्फ कहते नहीं, हमने करके भी दिखाया। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे। आपको स्मरण होगा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर जितने मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने यूनाइटेड नेशन में शिकायत की। भारत को पेशी के लिए वहाँ जाना था। नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि यदि वहाँ पर मतदान हो गया और मतदान में हम हार गए तो हम पे प्रतिबंध लग जाएंगे। इसलिए इस डेलीगेशन का नेतृत्व आप करें। सरकार कांग्रेस की, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, जिनेवा में बैठक थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी जी से पूछा कि मुझे प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है। आडवाणी जी ने एक बैठक बुलाई पार्टी की और कहा कि ठीक है आप जाइए। आडवाणी जी जिनेवा गए, वहाँ जाके भारत का पक्ष रखा। जब उन्होंने भारत का पक्ष रखा उस समय सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, वो भी उनके साथ थे। जब उन्होंने भारत का पक्ष रखा तो वहाँ मतदान नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की विश्व के मंच पर ऐसी साख थी और इतने तर्कपूर्ण उन्होंने भाषण दिए, यूनाइटेड नेशन मान गया। सारे विश्व के कैमरे वहाँ लगे हुए थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी बाहर आए तो विश्व के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप लोकसभा में तो पानी पी पी के गाली देते हैं, यहाँ आप भारत की तारीफ कर रहे हो, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा कार्यालय में लग के आया हूँ, मैं देश का झंडा लेकर आया हूँ यहाँ पर और देश की बात कर रहा हूँ। ये होती है राष्ट्रभक्ति, ये होती है देश के प्रति जिम्मेदारी। दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष जिम्मेदार पक्ष नहीं, अपरिपक्व पक्ष। देखिए ना, पिछले 9 सालों में आपकी अलायंस पार्टी जितनी थी वो एक के बाद एक आपको छोड़ती चली जा रही है। क्या विश्वास नहीं पैदा कर पाए आप अलायंस पार्टियों में, चाहे वो शिवसेना हो या फिर अकाली दल हो? एक के बाद एक सब लोग अलग होते जा रहे हैं भाजपा से। देखिए, महत्वाकांक्षाएं जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो
उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते। कुछ लोग शायद कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, जो कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं वो इस प्रकार भटक जाते हैं, पर हम देश के लिए राजनीति। सर, किसानों की बात की थी, एमएसपी आपने कहा कि 2 गुना हो रही है, लेकिन जो किसानों की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 400 गुना बढ़ रही है। आप प्याज का उदाहरण ले लीजिए, प्रोडक्शन कॉस्ट 20 के ऊपर जा रही है और 400। इन 9 वर्ष के कालखंड में महंगाई रोकने के लिए आपके क्या प्रयास हुए, क्या आप बता सकेंगे? गुड क्वेश्चन। जो 400 रुपये का सिलेंडर का आता था वो आज 1120 रुपये में आता है, तो इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? देखिए, एक टर्मिनोलॉजी आजकल चालू हुई है, वह है ग्लोबल विलेज। सारा विश्व एक गांव हो गया। पहले बड़ा मुश्किल होता था, चाहे किसी दूसरे देश से चर्चा करना हो, या मुझे याद है अच्छे से 20 साल पहले जब मेरा कज़िन ब्रदर अमेरिका गया तो हमें बात करने के लिए 2-2 दिन लगते थे। आजकल वो ऐसा हो गया है कि उसको सब्ज़ी बनाना हो तो वीडियो कॉल पे बताता है कि मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ, क्या डालूँ और क्या नहीं डालूँ। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, एक ग्लोबल विलेज हो गया है। हर देश का असर दूसरे देश पर पड़ गया। इसलिए महंगाई ये सिर्फ भारत का विषय नहीं है, ये सारी दुनिया का विषय है। पर फिर नियंत्रण रहे हमारे यहाँ महंगाई पे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो, इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए। जैसे हमारे साथ में भारती बहन जी बैठी है, इस बार सारे विश्व के अंदर प्याज का काफ़ी अच्छा उत्पादन हुआ। प्याज निर्यात करने की एकदम, जैसे ही प्याज बोला एकदम निर्यात, बहन जी के प्रयास से निर्यात प्रारंभ कर दिया। ऐसे प्रयास करते हैं। अब जैसे अंगूर है, हमसे जो देश अंगूर खरीदते थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी जो देश हैं वो खरीद ही नहीं पा रहे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता था वो कम हुआ, और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, एक बार बार कहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे नहीं रहना चाहते, हमारा पड़ोसी भी अच्छा रहे। हमारा जो सपना है वो ये है। तो इस दिशा में काफ़ी काम हुए। जैसे ऑयल, तेल की बात करें, तेल के भाव यदि पॉलिसी इंपोर्ट ये अगर नहीं होता तो आज की तारीख में तेल के भाव बहुत बढ़ जाते। महाराष्ट्र के आप लोग हैं, शक्कर के भाव भी यदि नियंत्रित हैं तो सरकार की नीति के कारण। तो महंगाई पे नियंत्रण तो किया जा सकता है और सरकार कर रही है, पर विश्वव्यापी महंगाई का असर भारत पे तो होगा। अच्छे दिन तो लोगों को तो मिला ही नहीं। देखिए, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है। इसको सरकार कैसे देखती है? दूसरा सवाल था कि आपने बात की थी गरीबी की, आपने बात की थी उनको दिए गए स्कीम की, लेकिन जो खाई है अमीर और गरीबों की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीबी की जो इंडेक्स है उसमें हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है। इसको सरकार कैसे देखती है? देखिए, एक बात तो ये है कि साधारणतया कुछ राज्यों के अंदर अपराध होते हैं तो थाने पे नोट नहीं किए जाते, इसलिए कि देश के अंदर इस राज्य में अपराध ज़्यादा होते हैं तो राज्य की बदनामी होगी। भारत ने हर काम वर्तमान समय में ईमानदारी से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आज टेक्नोलॉजी का इतना ज़बरदस्त उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आप देश के 45 करोड़ जनधन खाते के लोगों से जाकर पूछ लीजिए कि कोविड के समय बहनों के खाते में 500 रुपये पहुँचे थे, 1 नया पैसा भी कम हुआ क्या? अभी किसानों की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि का 6,00,000 रुपया, 6,000 रुपया केंद्र भेजता है,
देवेंद्र फडणवीस जी ने 6,000 की घोषणा की, 12,000 रुपये सीधे खाते में पहुंच रहे। क्या एक नया पैसा भी कम है क्या? सरकार की नीयत साफ है, नीति साफ है, भ्रष्टाचार नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे ही पहुँचते हैं। अब 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया ही पहुँचता है। तो बात नीति की है, पॉलिसी की है कि किसानों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दिन ब दिन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के हिसाब से ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उनको जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। बात ये थी, सवाल ये था। मैंने बताया ना आपको कि उसके लिए प्रयास होते हैं। जैसे प्याज के लिए, प्याज के भाव बाज़ार में नहीं थे। हमारी बहन जी ने, भारती बहन जी ने, भारती ताई ने पीयूष गोयल जी से बात की और नाफेड से प्याज खरीदा गया। व्यापारी और नाफेड के बीच में कंपटीशन हुआ। 1200-1300 में नाफेड ने खरीदा, व्यापारियों ने 1500 में खरीदा। तो सर एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। मैं शाम तक यहीं रहूँगा, भले जब तक। ये बात सही है कि पूरा उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं कर पा रही, पर फिर भी जो नुकसान होने वाला था बड़ा, उससे बचाने का काम सरकार ने किया। सर बहुत दिनों से सिर्फ राज्य भर में नहीं, देश भर में बीजेपी पर एक आरोप हो रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों को इस्तेमाल करके जो विपक्षी दल है, जो विरोधी है, उनको उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। चाहे वो ईडी का मसला हो या फिर सीआईडी का हो, इन सेंट्रल एजेंसियों को यूज करके विरोधियों को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने इसका जवाब लोकसभा में दिया था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पे कि आप लोगों को डराते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको डरना पड़ेगा। भ्रष्टाचार नहीं किया आपने तो क्या डरने की जरूरत है? यदि ईडी, एक मिनट फिर आप पूरा जवाब तो जाने, फिर आप पूछना प्रश्न। ईडी या इनकम टैक्स यदि छापा मारती है और यदि वो गलत मारती है तो न्यायपालिका है जो जमानत भी देती है, जो सुनवाई भी करती है और कई बार सीबीआई की खिंचाई भी की है। इसलिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका में अगर गलत करेंगे तो न्यायपालिका बिल्कुल सजा देगी। और इसलिए ईडी का उसका उपयोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनका तो ईडी जाएगा। और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हाँ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको डरना पड़ेगा। सर, लेकिन सवाल यह है कि क्यों बीजेपी के एक भी नेता पर अब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? देखिए, मैं कोई दावा नहीं करता, पर जब भी जिसका भ्रष्टाचार सामने आएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एक शेवटचा प्रश्न होता, कोणाचा शेवटचा आम्हाला दुसऱ्या कार्यक्रमात जायचं जिन पर आरोप थे अभी वो सब भूल गए हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। क्या बोला आपने? अन्य पक्षों में से जो लोग भाजपा में आए हैं, जिन पर आरोप थे, ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, जो भाजपा में आए हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास सारी जानकारियाँ रहती हैं। मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूँ। यदि किसी की जानकारी आपके पास हो तो आप कागज़ दीजिए। ये सरकार कार्रवाई करने में किसी के भी खिलाफ पीछे नहीं है। ठीक है जी, सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।